जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि कुमार तिवारी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल क्लियर टू क्लियर। दोस्तों, आप सभी को एक बात बतानी ज़रूरी है। कुछ लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि अयोध्या से बीजेपी की जो हार हुई है, तो लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि सिर्फ अयोध्या वासियों को कोस रहे हैं, सिर्फ अयोध्या वासियों को ये बोल रहे हैं कि उन्होंने राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं दिया, अयोध्या में वोट नहीं दिया, अयोध्या से बीजेपी हार गई, अयोध्या से बीजेपी को जीतना चाहिए था। तो कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि अयोध्या में बिजनेस जो है वो कम हो चुका है लोगों का, अब उनके बिजनेस पहले के जैसे नहीं रह गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आप लोगों को, जो भी लोग भक्त हैं, जो भी लोग अयोध्या जाते हैं घूमने के लिए, या जिन लोगों को भी अयोध्या आगे अपना फ्यूचर में प्लान करना है कि वो अयोध्या घूमने के लिए जाएंगे, पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अयोध्या में बीजेपी नहीं हारी है। अयोध्या की जनता ने बीजेपी को नहीं हराया है। अयोध्या की जनता ने बीजेपी को 4,500 वोटों से अपने इलाके से विजयी बनाया है। वहाँ पर पूरे वोट मिले हैं बीजेपी को अयोध्या से। जो अयोध्या का एरिया है जहाँ राम मंदिर बना है, या जो भी अयोध्या के अंदर में जितनी भी जगहें आती है, जितनी भी गलियाँ आती है, जहाँ भी मंदिर बने, तो वहाँ से अयोध्या में बीजेपी की जीत हुई है, प्रॉपर तरीके से जीत हुई है। लेकिन दोस्तों, अयोध्या में और भी 4-5 जगहें आती है, जैसे कि फैज़ाबाद आता है, उसका भी नाम हालांकि अब अयोध्या कैंट के नाम से हो चुका है। स्टेशन भी वहाँ का फैज़ाबाद के नाम से नहीं है, अयोध्या कैंट के नाम से हो चुका है। और भी वहाँ पे 4-5 जगहें आती है, और उन 4-5 जगहों में एक अयोध्या भी है। अयोध्या की जनता ने भरपूर बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी को ही अयोध्या से जितवाया है। लेकिन बाकी जगहों से बीजेपी का वहाँ पे प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो इस वजह से वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी तो हारी है। वो वहाँ की जो मतलब कि जो वहाँ का लोकसभा सीट थी वह तो बीजेपी हार गई है। लेकिन सिर्फ अयोध्या की अगर बात करी जाए तो अयोध्या की जनता ने बीजेपी को पूरा पूरा वोट दिया है। आप अयोध्या की जनता को मत कोसिए, अयोध्या एकदम ठीक है। चलिए ठीक है, हालांकि अयोध्या का कोई रोल नहीं है कि अयोध्या ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। अयोध्या ने वहाँ पे अयोध्या की जनता ने पूरा पूरा वोट दिया है, अयोध्या को पूरा पूरा उन्होंने जितवाया है। बाकी जगहों से अयोध्या की जो वोटर थे उन्होंने वोट नहीं दिया, उस वजह से बीजेपी वहाँ से हारी है अयोध्या से। लेकिन अगर अयोध्या की जनता की बात करी जाए तो उन्होंने बीजेपी को ही वोट दिया है, 4,500 वोटों से जीता हुआ है। सपोज दैट कि जैसे आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली का आपका एक एरिया है और उस एरिया में आपकी मान लो एक कॉलोनी है, तो उस कॉलोनी से ये पता है कि किस पार्टी को कितना वोट दिया गया है। लेकिन बाकी जगहों से विजयी पार्टी को वोट ज़्यादा मिले और हारने वाले को कम मिला। लेकिन एक कोई गली ऐसी है जहाँ से किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, जैसे कि अयोध्या ले लो। लेकिन बाकी जगहों से वह कमज़ोर पड़ चुकी, बाकी जगहों से नहीं जीती। लेकिन अयोध्या की जनता ने अपना पूरा पूरा वोट बीजेपी को दिया है। तो अयोध्या को आप मत कोसिए, अयोध्या की जनता एकदम बीजेपी के साथ है। उन्होंने राम मंदिर पे वोट दिया है, उन्होंने विकास पे वोट दिया है, उन्होंने हिंदुत्व पे वोट दिया है। बाकी जगहों से वो जरूर हारी है। अब आप लोग, कुछ के लोग कहते हैं अयोध्या ठीक है, अयोध्या हार गए, मानता हूँ आपकी बात। हालांकि अयोध्या की जनता ने नहीं हराया, अयोध्या की जनता ने उनको जिताया है। बाकी और जो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जो और बाकी जगहें थी, वहाँ से बीजेपी हारी है, वहाँ से उसको कम वोट मिला है। अयोध्या की जनता ने पूरा वोट दिया है। आगे आप लोग ये समझ लीजिए कि अकबरपुर है एक नाम की जगह, जिसको अब अम्बेडकर नगर के नाम से लोग जानते हैं। वहाँ से बीजेपी क्यों हारी? वहाँ तो कोई राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। और भी जगहों से हारी है, सब जगह तो राम मंदिर का मुद्दा नहीं है ना। तो सारी जगहों से बीजेपी जो हारी है, सब जगह तो अयोध्या का सीन नहीं है। सीटें तो इस बार इनको पूरे भारत में ही नुकसान हुई है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बहुत सी जगहों से इनको जो है हार का सामना करना पड़ा है। तो आप लोग सिर्फ अयोध्या को मत कोसिए कि अयोध्या वासियों ने ऐसा किया, अयोध्या वासियों ने हरवा दिया। ठीक है, इस बार थोड़ी कमज़ोर सीटें पड़ी। अगली बार आप लोगों को ये देखना है कि 2027 में जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, तो उस टाइम पर आपको कुछ नया जादू दिखाना है उत्तर प्रदेश में। अभी इस बार तो हो गया, ठीक है जो हो गया। अब तो मोदी जी का चुनाव जो आएगा
वह 2029 में आएगा। 29 में भी मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है, ठीक है, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी जी को। और 2027 में भी पावर ऐसा दिखाना है कि जो ज़बरदस्त पावर हो, जो कोई विश्वास ना कर सके। कुछ लोग हार के भी बहुत खुशी मना रहे हैं। और आप यही सोच लीजिए कि देश कितना पीछे हो चुका है। मोदी राज में, हालांकि अभी भी मोदी राज ही है, लेकिन जब इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार चलती थी तब लोग क्या कहते थे, 15 लाख आ जाएं मेरे खाते में। आज की डेट में 8,500 रुपये लोग मांग रहे हैं। किससे? कांग्रेस से, राहुल गांधी से, जो उन्होंने अपने श्वेत पत्र दिए कि भैया 8,500 रुपये तुम्हारे खाते में खटाखट आएंगे। कैसे खटाखट आएंगे? अब तो भाई आप इस हर जगह से, काफ़ी जगहों से आपने लोकसभा सीटें जीती, खटाखट डालो खटाखट। लाइन लग गई उनके दफ्तरों के बाहर। आज भी लोग खटाखट पैसे का इंतजार कर रहे हैं। और देश देखो यहीं कितना पीछे हो गया कि खटाखट अब वो 8,500 मांग रहे हैं और मोदी जी से 15.5 लाख रुपए, मोदी जी से 15 लाख रुपए मांगते थे वो, पुरानी कहावत। जबकि मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा था कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा। ऐसा एक भी आप बयान नहीं दिखा सकते हो कि मोदी जी ने ये बात बोली हो कि 15 लाख रुपए वो देंगे। उन्होंने एक सिर्फ बात बताई थी कि विदेशों में इतना पैसा जमा है कि अगर वो पैसा भारत आने में पूरे तरीके से कामयाब हो जाता है तो एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे पर व्यक्ति के खाते में। एक कह सकते हो आप, एक जुमला था, एक बात कही थी बस, खाली कोई ऐसा दावा नहीं किया था, पेपर नहीं बांटा था, पर्चा नहीं बांटा था आपको कि पेपर दिया हो कि 15 लाख रुपए दूंगा। अभी तो 8,500 रुपये मांग रहे हैं। तो देश यही सोचिए कितना पीछे हो चुका है कि अब वो देश जो 15 लाख रुपए मांगता था, जबकि कभी मोदी सरकार ने ये बोला नहीं था 15 लाख रुपए दूंगा, लेकिन कांग्रेस का ये लिखित पर्चा है, उन्होंने ऐसा पर्चा दिया, लोगों को भ्रमित किया कि वो 8,500 रुपये देगी। ये अपमान है उस जनता का, गरीब जनता का, मध्यम वर्गीय जनता का, कि 8,500 रुपये दूंगा किसी को सपने दिखा करके। और जो निर्वाचन आयोग है, जो उसको भी ये सोचना चाहिए कि इस तरीके से कोई अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए, कोई पर्चे नहीं बंटनी चाहिए। बस दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की अपनी इस बात को समाप्त करता हूँ। सबसे मेन बात, अयोध्या बीजेपी नहीं हारी है। अयोध्या की जनता ने बीजेपी को पूरा वोट दिया है, लेकिन बाकी अयोध्या के जो एरिया थे वहाँ से बीजेपी को वोट कम मिला है। इस वजह से अयोध्या से बीजेपी नहीं आ पाई, लोकसभा सीट में नहीं आ पाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि अयोध्या की जनता ने वोट नहीं दिया है। जो भी मंदिर बना है, जो भी अयोध्या की जनता है, उन सभी ने बीजेपी को वोट दिया है। और जितने भी जो सोशल मीडिया पे ये सब बयान चल रहे हैं कि लोगों के घर तोड़ दिए, ज़मीनें ले ली, एयरपोर्ट बना दिया, मंदिर बना लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दुकानें छोटी कर दी लोगों की, तो उन सब ने दोस्तों पूरे पैसे ले लिए हैं अपने। कई 100 करोड़ में लोगों को पैसे दिए गए हैं। एक भी पब्लिक ऐसी नहीं है जो ये कह दे सिंगल कि उनको पैसा नहीं मिला है। सबको पैसा मिला हुआ है, टोटल पैसा मिला हुआ है। तो फिक्र की बात नहीं है दोस्तों। अपने देश के प्रधानमंत्री तीसरे मोदी जी हैं और हैट्रिक लगा दी है उन्होंने। और आप देखना 2029 में भी वो चौथी बार भी जो है सत्ता में आएंगे, गारंटी की बात है। और इस बार थोड़ा इधर उधर हो गया है, सीटें कम हो गई है, लेकिन अगली बार शायद पूरी सीटें और आए, ज़बरदस्त आए। और रही बात संविधान की, जो ये कहते हैं संविधान का, इससे पहले राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी बोला है कि ज़रूरत पड़ेगी तो संविधान बदला जाएगा। हालांकि मोदी जी ने कभी इस बात को नहीं बोला था कि संविधान बदला जाएगा। लेकिन अयोध्या के कार्यकर्ता लल्लू सिंह, जो कि बीजेपी से थे, कार्यकर्ता क्या वो वहाँ से खड़े हुए थे, लोकसभा सीट पे वही थे वहाँ के, लेकिन उन्होंने ऐसा बयान दिया कि संविधान बदला जाएगा। और इस बात को ही लेकर के लगभग पूरे भारत में ही इनको सीटों का नुकसान हुआ, काफ़ी बहुत बड़ा नुकसान हुआ।
अगर ये कुछ नहीं करते तो सिर्फ इतना ही कर देते कि लल्लू सिंह से इलेक्शन ना लड़वाते, लल्लू सिंह को इलेक्शन से हटा देते, उनको एग्जिट कर देते, निकाल देते, उनको बाहर निकाल देते वहाँ से, तो इसके बाद भी शायद कुछ हो जाता। लेकिन इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। और रही बात संविधान बदलने की, जो संविधान बदलने की कह रहे हो, तो संविधान बदलने को तो राजीव गांधी भी बोल चुके थे कि ज़रूरत पड़ेगी तो संविधान बदलेंगे। राजीव गांधी ने भी ऐसा बोला हुआ है कि संविधान बदलेंगे, और संशोधन उन्होंने भी किया। 370 धारा हटाने की किसकी नियम कानून था? कांग्रेस का था। इसके बाद में जब 370 वो नहीं हटा पाए, मोदी जी आए, उन्होंने हटाया 370 को। कांग्रेस की सरकार ने जितने भी वादे किए वो अपने वादों को कभी पूरा नहीं कर पाती थी। आपने सुना होगा कि लोगों की बाइकों के चालान कटते थे, उनके अगर शीशा नहीं है उस चीज़ का चालान कटता था, नो पार्किंग का चालान कटता था। कार में अगर आप पीछे बैठ रहे हो तो उसमें आपको बैक सीट पे सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी, तो उस चीज़ का भी चालान बाद में आया था। ये सब आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी ने किया था? ये सब कांग्रेस का ही किसी टाइम पे प्लान था, लेकिन वो कभी सक्सेस नहीं कर पाई इस चीज़ को। मोदी जी कुछ नया प्लान लेकर के नहीं आते हैं। जो पुराने प्लान थे इनके, जो भी कांग्रेस के प्लान थे, उसी प्लान को मोदी ने सक्सेस किया है। धारा 370 हटाने की कांग्रेस ने भी कोशिश करी, लेकिन नहीं हटा पाई, मोदी जी ने हटा दिया। राम मंदिर बनाने की कोशिश कांग्रेस ने भी करी थी, लेकिन नहीं बना पाई, मोदी जी ने बनवा दिया। तो इस तरीके से दोस्तों कांग्रेस ने बहुत से वादे किए जो नहीं पूरे कर पाई, वो मोदी सरकार कर रही है। उल्टा कांग्रेस को तो धन्यवाद करना चाहिए कि मोदी जी उनके कामों को पूरा कर रही है। जो उन्होंने कहा था उस काम को मोदी जी कर रहे हैं। अब ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है कि मोदी जी इस चीज़ को कैसे कर रहे हैं। खैर दोस्तों, अपनी बात को मैं यहीं पर आज जो है समाप्त करता हूँ। आगे मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अगली बार जो आपका वोट आएगा 2027 में, अब यूपी में विधानसभा के चुनाव आएंगे, उस टाइम में अपना पावर दिखाना फुल और बहुमत से जिताना है। और 2029 में मोदी जी का फिर से इलेक्शन आएगा, प्रधानमंत्री का फिर से इलेक्शन आएगा। उस टाइम में जो आज ये हानि हो चुकी है, इस हानि की भी भरपाई कर देना। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को लास्ट करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।